हेलो दोस्तों, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 का समाज जो कि विज्ञान है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तथा इस ऑब्जेक्टिव के जितने भी मुख्य तथ्य हो सकते हैं, मुख्य पॉइंटें हो सकती है, उसको भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। पहला ऑप्शन दिया है काल्पनिक, बी नंबर दिया वास्तविक, सी नंबर दिया है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक। इसी में से अपना ऑप्शन चूज कर लेना है। तीन दिए हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा काल्पनिक, जो कि हम लोग अपना फेस का कुछ भी चीज देखते हैं तो देखते हैं कि अगर दाएं की चीज क्या दिखाता है, बाएं दिखाता है, वही होता है काल्पनिक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण द्वारा भी बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि किसी वस्तु का आवर्धित बोले तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण में, अवतल दर्पण कि समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि सब प्रकार के दर्पण से। आप अपना ऑप्शन चिन्हित कर लीजिए। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण से। दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण में कंडीशन होती थी 6। पहला कंडीशन याद करने का तरीका था, हम अवतल दर्पण के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं इस चैनल से, आप लोग जाकर कुछ देख लीजिएगा। क्योंकि जो कि है अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के सभी स्थितियां प्रतिबिंब के सभी बताया गया है विस्तार पूर्वक। देखिए उसमें क्या क्या बताया गया है कि अवतल दर्पण का अगर फोकस पर रखा जाता है तो बुझे अनंत जोड़ना है उसके बाद से उसका प्रतिबिंब। अगर अनंत पर तो फोकस, यानी जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है दर्पण के पीछे और काल्पनिक और आवर्धित बड़ा बन रहा है। और जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखा जा रहा है, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। और जब वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है वक्ता केंद्र पर ही। और जब रखा जाता है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। और जब उसको रखा जाता है अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है फोकस पर। और जब उसको रखा जाता है फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है अनंत पर। ऐसे ऐसे कंडीशन हम पढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ए नंबर में अवतल दर्पण से। और सी नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन 1 लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। देखिए दोस्तों, जब हम स्पेक्ट्रम से कोई किरण टकराती है तो इस तरह से जाती है, फिर जाती है, 7 को रंग होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे नीचे झुकाव किसका होता है वही पूछा है। तो देखिए इसका याद करने का तरीका होता है वे नीजा पिनाला। ये देखिएगा तो कमार से भी सजा दीजिएगा किसके ऊपर, इसके ऊपर क्या आने वाला है, वे नीजा पिनाला। ठीक है, तो बैगनी रंग पहले यहाँ पे आ रहा है, नीचे से चलते हैं, वे नीजा पिनाला यानी ला, ऊपर है ला रंग सबसे ज्यादा है, ऊपर होता है, उसका विचलन कम होता है। ये भी पूछ सकता है किसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का किसका विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। तो उसी तरह से बेनीजाह पिनाला, सिर्फ ये याद रखिएगा, ऐसा करने से आप लोग इसी को मार सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी। तो कितना आसान है, आप लोग को याद रखना है। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वे नीजा पिनाला। अब चलते हैं, क्योंकि उससे मिडिल टर्म वाला रंग पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो देखिए हम लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोग जब संतृप्त और असंतृप्त और एक 3 तरीके से हाइड्रोजन पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन वाला, तो इसमें हम हाइड्रोजन कार्बन वाला पढ़ते हैं, तो इसमें आते हैं संतृप्त असंतृप्त। एक होता है बेंजीन वाला जिसमें C6H6 होता है। तो संतृप्त हम जानते हैं कि एल्केन, जब एल्केन आएगा तो इसका सूत्र होता था, एल्केन वाला सूत्र होता था H2N+2, यही सूत्र होता था। अगर एल्कीन आ जाता था तो C2H2N+1। अगर एल्कीन आ जाता था, एल्कीन तब एल्कीन आता तो C2H2N। अगर एल्काइन आ जाता तो C2H2N-2। ऐसा हम लोग सूत्र मैट्रिक के जो होता है केमिस्ट्री हम लोग याद कर चुके हैं। तो उसी में से पूछ रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है
तो इसमें देखेंगे तो C2 इथाइल ई दिया है, 2 3 4 1 जो होना चाहिए था 5 यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक नाम ही से स्पष्ट है, जिसकी परमाणु संख्या समान यानी परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होता है, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम, यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम होता है। ठीक है, मतलब इस तरह से लिखा जाता है 1H1 2H2 2H1 3H1 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो वही पूछा गया है आपसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, जो कि जान गए प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। अब चलते हैं 6 नंबर में कि जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग कहते हैं कि जैसे गुणसूत्र चेक होता है, डीएनए चेक होता है, तो उसी तरह से डीएनए से अगर आपका कोई लाश मतलब बोल सकते हैं कि मृत शरीर क्या हो जरा होता है, तो उसके डीएनए ही से चेक करके पता लगाया जाता है कि ये किसका लड़का है या किसका संतान है। तो इसी तरह से होता है कि जीन एक दूसरे के पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों वही जीन जो शब्द है, जीन, इसका प्रस्तुत किसने किया था। ऑप्शन जॉनसन, लेमार्क, मेंडल, ग्रिफिथ। ठीक है, तो मेंडल ने तो जो कि गार्डन पौधा है उस पर तो अपना गुणसूत्र वाला प्रयोग किया था। यह जीन शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। और 7 नंबर कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों यही ग्लूकोज जो कि हम लोग आप लोग देखिए नौकरी के लिए दौड़ते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे तत्कालिक ऊर्जा कौन देता है, कौन चीज देता है, तो बता देते हैं आप लोग ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के C6H12O6 यहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, अब चलेंगे 8 नंबर में कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए पीत रस, तो पीत रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसमें से पीत लवक होता है 80% ले और जल होता है 20% ले 19% ले। तो उसमें से आपको बता रहा है क्षारीय होता है, लाल भूरा रंग का होता है पीत। तो वही बता रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन अग्नाशय, बी नंबर यकृत, सी नंबर छोटिया, इसी में से चूज कर लेना है। इसका आंसर होगा यकृत। यकृत से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो हम लोग का वसा होता है, इसको कार्बोहाइड्रेट में भी प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। यकृत जो होता है, इसमें आरबीसी की क्या होती है, मृत्यु भी होती है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं, यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन सोल्डर, बी नंबर में स्टील, सी नंबर में गन मेटल, डी नंबर में उपधातु। इसका आंसर होगा सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर। और तांबा और जिंक, तांबा बोले तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या कहते हैं, तो कहते हैं पित्तल। ठीक है, पित्तल किसका बना होता है, तो कॉपर और जिंक का। ठीक है, कॉपर और जिंक का। तो आपसे देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉपर और जिंक से, कॉपर और टिन से मिलकर कौन चीज बना होता है, तो कांसा। 3 को याद रखिएगा क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। कॉपर और टिन मिलकर कांसा, कॉपर और जिंक मिलकर पीतल, और जो कि है सीसा और टिन मिलकर सोल्डर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन अधातु, ध्यान देना है, पारा भी होता है लेकिन धातु है, तो यहाँ पे अधातु के लिए ध्यान देना है। तो ऑप्शन 1 ब्रोमीन, बी नंबर में पारा, सी नंबर में तांबा, डी नंबर में एल्युमिनियम। ब्रोमीन को Br से संकेत करते हैं, पारा मरकरी को M से Mg से, और तांबा को Cu से, एल्युमिनियम के Al से। ठीक है, तो देखिए जो कि इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और दोस्तों आप लोग कम से कम मैट्रिक एग्जाम के 30 परमाणु संख्या तो याद करके रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन याद करने तरीका, पहले एक जल्दी याद कर लीजिए, अपने आप कम बार याद हो जाएगा। जैसे आप लोग याद रखना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, रेडियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन के बाद से आप लोग का हो जाएगा
पोटेशियम पोटेशियम आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्क्रीनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज के बाद आयरन, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, उसके बाद ऐसा करके 30 याद हो जाएगा। फिर आप लोग चाहिएगा तो 40 तक याद कीजिएगा। फिर एक खाली नेक्स्ट बार में कोशिश कीजिएगा कम से कम 80-60 परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। रसायन शास्त्र से क्वेश्चन फंसने वाला नहीं रहेगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि ब्रोमीन का परमाणु संख्या बताइए, इसका होता है 35। पारा का बताइए, मरकरी का 80। तांबा का कॉपर को बताइए, तो कॉपर जिंक बोले तो इसका हो जाएगा 29, और जिंक कैसे 30 होता है याद हो गया। एल्युमिनियम के 13। देखिए इस तरह से आप लोगों को जब उस तरह से याद कीजिएगा तो इस तरह से भी याद होना आसान हो जाएगा। अब हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन 6.0 से 6.8, बी नंबर 7.0 से 7.8, डी नंबर 2.1 से 3.8 और डी नंबर में 5.1 से 5.8। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले पीएच स्केल जब 7 के इधर आते हैं, 7 के जब पीएच स्केल होता है 7 के बाएं तरफ रहा जाता है, ये 7 होता है, बीच में उदासीन होता है, ये अम्ल होता है, ये क्षारीय होता है। तो हम लोग का सिर्फ क्षारीय परास में रहता है और आता है 7 से लेकर 7.8 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगर 7 हो तो जल होता है, उदासीन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। इसका ऑप्शन दिया है 1 वाट घंटा, बी में 1 किलोवाट घंटा, सी में 1 जूल, डी में 4.2 जूल। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो बिजली बिल कटता है मीटर के माध्यम से, उसमें जरूर लिखा होता है kWh, यानी किलोवाट घंटा लिखा होगा, तभी यूनिट उसमें किलोवाट घंटा में ही नापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। अब देखिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, मतलब निकट दृष्टि देखने के लिए। तो देखिएगा इसका आंसर 10 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। दो से क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट होकर ऑप्शन देखकर बनाया जाता है। आप 25 मीटर तो मार दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होगा, हो सकता है कि दे दे 0.25 मीटर, कुछ भी करके दे दिया जाएगा। देख लीजिएगा कैसे दिया है। 14 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकेंड, बी में 1 जूल प्रति कूलम, सी में 1 जूल प्रति एम्पियर और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग चिन्हित कर लीजिए। 1 वोल्ट जो होता है वो किसका बना होता है, जो 1 वोल्ट होता है, आप लोग इसको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल प्रति कूलम का बना होता है, 1 जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट। और डी नंबर पर लास्ट क्वेश्चन जो कि प्राग कोश में होते हैं, ये पूछा गया है कि प्राग कोश में होते हैं। इसका आंसर आप लोग चिन्हित कर लीजिए कि प्राग कोश में क्या होते हैं। ऑप्शन 1 नंबर दिया है बाह्यदल अंडाशय, सी नंबर दिया अंडक और डी नंबर में दिया है परागकण। इसका आंसर आप लोग चिन्हित कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा परागकण। दोस्तों आप लोग एक जानते हैं बात कि पौधे में जो जनन होता है, वो जननांग अंग कौन होता है, वो होता है फूल। फूल में ही होता है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकण, परागकोश, बाह्यदल, जो कि सभी जितने भी होते हैं वो सब फूल में होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोग को वीडियो काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इस कारण में बोल रहा हूँ करने के लिए, ताकि ऐसे इस तरह के रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोग को जो बोर्ड में आने वाले हैं वो आप लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।